Welcome friends. So today we are going to start with circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है हम ये पढ़ेंगे, किससे बना होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि मूवमेंट होना। अब मूवमेंट किस चीज की होनी, अलग अलग चीजों की। जैसे हम सब खाना खाते हैं, अब खाना डाइजेस्ट तो पेट में होगा बट उसको हर जगह पहुंचाना भी जरूरी है, राइट। फिर हम एक्सक्रीशन करते हैं, अब एक्सक्रीटरी फ्लूइड्स भी होते हैं, राइट। हम सांस ले रहे हैं, हवा ले ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम काम। तो हमारे सारे सिस्टम काम करते हैं। अब हर चीज को जरूरत है, ऑक्सीजन की भी जरूरत है, राइट, खाने की भी जरूरत है, फिर वेस्ट मटेरियल भी रिमूव करना है, प्रोटेक्शन भी देनी है। तो ये सब जो होता है ये कौन करवाते हैं, हमारे फ्लूइड्स करवाते हैं। कौन करवाते हैं, फ्लूइड्स। सो हमारे पास अगर देखा जाए तो बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं वो हमारा सर्कुलेशन करवाते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो हमारे बॉडी फ्लूइड्स हो गए, ठीक है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में और क्या पढ़ेंगे, हार्ट, राइट, देन आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, राइट, इनके सब के बारे में भी पढ़ा जाएगा। तो बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं जो कि सर्कुलेशन करवाने में मदद करते हैं। तो हमारे पास बॉडी फ्लूइड्स देखा जाए जो कि सर्कुलेटरी फ्लूइड्स हैं, हमारे पास ये सर्कुलेटरी फ्लूइड्स हैं, जिसमें कि हमारे पास क्या आता है, ब्लड, टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ। तो जो लिम्फ होता है ये कहां पर, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, कलरलेस फ्लूइड, उसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड कहां पे होता है, बिटवीन द स्पेसेस प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गन, जो खाली स्पेस लगे उसके बीच में जो होता है टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। एंड ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बाकी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे हम ब्लड से। सो ब्लड क्या है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है जी, स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। अब जो ब्लड है ये एक एवरेज ह्यूमन बीइंग में कितना होता है, 5 to 7 लीटर्स। एक एवरेज ह्यूमन में 5 to 7 लीटर ऑफ ब्लड इज बीइंग पंप्ड। फिर ब्लड जो होता है इट इज सॉल्टेशन टेस्ट, इट इज सॉल्टेशन टेस्ट। सबने देखा होगा कभी चोट वोट लग जाती है तो अपना खून चूस लेते हैं, तो वो कैसा नमकीन सा होता है। सो इट इज सॉल्टेशन टेस्ट। फिर जो हमारा ब्लड होता है इट इज अल्कलाइन इन नेचर, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर, मतलब हल्का सा बेसिक होता है। 7.3 से 7.4 की पीएच होती है, राइट, जिसकी हमारे ब्लड की होती है, ठीक है बच्चे। तो ये तो ब्लड हो गया। ब्लड जो होता है, ब्लड को अगर हम क्लासिफाई करें तो ब्लड के अंदर दो चीजों से बनता है हमारे पास, ठीक है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है। वन इज प्लाज्मा एंड अनदर इज सेलुलर कंपोनेंट्स, जो कि सेल्स होते हैं, ठीक है बच्चे। अब प्लाज्मा जो है ये कितना बनाती है, लगभग 55%, और जो हमारा सेलुलर कंपोनेंट होता है कितना बनाते हैं, 45% बना लेते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा क्या होती है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये जरूरी है। फिर सेलुलर कंपोनेंट्स क्या है, तो पहले हम प्लाज्मा को स्टडी करेंगे फिर हम उनके सेलुलर कंपोनेंट्स को। सो प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या है, प्लाज्मा जो है फ्लूइड मैट्रिक्स जो होता है ब्लड के अंदर उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा में 90 to 92% क्या होता है, वाटर। 90 से 92% पानी होता है किसके अंदर, हमारे
प्लाज्मा के। ठीक है बच्चे, फिर 7 to 8% इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन्स। और बाकी 1% में क्या होता है, अदर सब्सटेंस होते हैं। अब अदर सब्सटेंस में क्या आ जाता है हमारे पास, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। फिर और क्या आ जाता है, जैसे कि फिब्रिनोजन आ जाता है, राइट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये सब इसके अंदर आ जाता है। अब देखा जाए तो जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, इसमें प्रोटीन देखा जाए तो हमारे पास 3 प्रोटीन हम मेनली कंसीडर करते हैं। वैसे बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, ऑलमोस्ट 30 प्रोटीन्स आर देयर, बट वी मेनली कंसीडर 3। कौन से, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन और फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन जो होता है ये ऑस्मोटिक बैलेंस को हमारे मेंटेन करता है। इसको ऑस्मोटिक बैलेंस को। ग्लोब्युलिन क्या करता है, हमारे बॉडी डिफेंस में काम आता है। और फिब्रिनोजन जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर काम आता है। ठीक है बच्चे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में हमारे पास क्या हो जाता है, जैसे कि NaCl हो गया, ग्लूकोज हो गया, राइट। ग्लूकोज वगैरह जो होते हैं ये हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में आ जाते हैं। फिर बाइकार्बोनेट आयंस हो गए, HCO3 नेगेटिव, ये सब हमारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चे, और साथ में अगर हम देखें तो कुछ हार्मोन्स भी इसी के हमारे कांस्टेंट में आ जाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया क्या, प्लाज्मा। प्लाज्मा की 90 to 92% वाटर होता है, 7 to 8% प्रोटीन, 1% अदर सब्सटेंस होते हैं। अब 45% हमारे पास सेलुलर कंपोनेंट्स हैं। अब हम देखते हैं सेलुलर कंपोनेंट्स क्या है हमारे। अब सेलुलर कंपोनेंट में हमारे पास 3 कैटेगरी में आ जाते हैं। सेलुलर कंपोनेंट हमारे पास 3 कैटेगरी में आ जाते हैं। अब 3 कैटेगरी कौन सी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या है, प्लेटलेट्स। अब जो हमारे आरबीसीज होते हैं इनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें रेड कलर का पिगमेंट होता है, जिसे हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, अब ये हेमोग्लोबिन 2 हिस्सों से बनता है। हेम आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जबकि ग्लोबुलिन जो होता है ये ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ठीक है जी, तो हेमोग्लोबिन आरबीसीज जो होते हैं ये हमारे कहां पे, बोन मैरो में बनते हैं। रेड बोन मैरो में इनकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, फिर स्प्लीन में भी हो जाती है, राइट। और छोटे बच्चों के अंदर हमारा लीवर भी आरबीसीज बनवाता है। और जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं उन्हीं के अंदर हमारा रेड जो बोन मैरो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। फिर आरबीसी की शेप जो होती है वो कैसी होती है, बाइकनकेव। कैसे होती है, बाइकनकेव होती है। इनकी लाइफ जो होती है वो कितनी होती है, 120 डेज होती है। ठीक है जी, अब ये खत्म कहां पे होते हैं, स्प्लीन के अंदर खत्म हो जाते हैं, लीवर के अंदर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर से जो हमारा आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है इसको सेपरेट कर लिया जाता है और लीवर के अंदर चला जाता है। जो कूपर सेल्स होते हैं
कुपर सेल्स लीवर में वो क्या करते हैं, इसके अंदर से कंटेनिंग जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है उसको हटा देते हैं और फिर वो दो पिगमेंट बन जाते हैं हमारे पास, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। ये हमारे पिगमेंट्स हैं। ठीक है बच्चे, तो लाइफ कितनी है, 120 डेज, शेप कैसी है, बाइकनकेव है। फिर इनके लिए टेक्निकल टर्म क्या है आरबीसीज के लिए, टेक्निकल टर्म एरिथ्रोसाइट्स, पूछ लेते हैं पेपर में। टेक्निकल टर्म या बायोलॉजिकली हम उनको क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है बच्चे, फिर ये जो हमारे आरबीसीज होते हैं ये विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, ना तो इनमें न्यूक्लियस होता, ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती और ना इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। अब ये किस लिए नहीं होती है, टू इंप्रूव द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अगर इनके पास ये सब होता तो ये अपने लिए क्या करते, कंज्यूम करते, जिसके कारण क्या है, कैपेसिटी जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो कम हो जाती। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास किसका था, जो हमारे आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये बनते गए यहाँ पर, खत्म कहां पे होते हैं, रेड बोन में जो हमारे पास स्प्लीन और लीवर होता है, और बोन मैरो जो होता है उसके अंदर हमारे डेथ भी यहीं पे होती है, प्रोडक्शन भी यहीं पे होती है। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग में 5 to 5.5 मिलियन आपके पास आरबीसीज होते हैं, 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चे, सो जो आपके पास देखा जाए तो ये आरबीसी हो गए, आरबीसी का फंक्शन हो गया, आरबीसी के काम। अब मान के चलो हमारे पास आरबीसी एक्सेस में आ जाता है, तो उसे हम बीमारी को क्या कहते हैं, पॉलीसीथीमिया, ओवर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, ओवर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। कम होगा एरिथ्रोपीनिया, लेस THEMIA भी है, कई जगह आपको ये THAEMIA लिखा होगा, दोनों ही सेम चीज है। ठीक है बच्चे, सो ये हमारे पास आरबीसी का हुआ। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, जो हमारे पास प्लेटलेट्स आते हैं हम उनकी बात करते हैं। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, राइट। इनका काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग करवाना इनका काम होता है, राइट। एक एवरेज ह्यूमन में 2 लाख से 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब में प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में, राइट। कौन, प्लेटलेट्स जो होते हैं। ठीक है, कहां पे बनते हैं हमारे, जो रेड बोन मैरो होता है उसी के अंदर इनकी प्रोडक्शन होती है। ठीक है बच्चे, इनको टेक्निकल टर्म क्या दी जाती है, थ्रोम्बोसाइट्स, क्या कहते हैं ना, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इनकी लाइफ जो है वो कितनी होती है, 5 to 7 डेज। कितनी होती है, 5 to 7 डेज इज द लाइफ ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। तो बच्चे अब ये हमारे जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं ये ब्लड क्लॉटिंग करवाएंगे। अब ब्लड क्लॉटिंग करवाएंगे तो इनका मैकेनिज्म क्या है, क्या इनका मैकेनिज्म क्या है उसको देखेंगे। सो अब हम देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म जी। जो अगर मान के चलो चोट लग गई और वो हमारे देखा होगा आपने कुछ टाइम के बाद वो उस पे पपड़ी सी जम जाती है, तो वो पपड़ी जमती है उसको हम क्या कहते हैं,
दैट इज क्लॉट। तो अब ये क्लॉट होता कैसे? देखिए, इंजर्ड टिश्यू होगा, इंजर्ड टिश्यू जहां पर भी चोट लगी है, वो क्या करेगा? इट रिलीजेस फैक्टर एक्स, स्टुअर्ट फैक्टर, थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है बच्चे? क्या? फैक्टर एक्स, स्टुअर्ट फैक्टर, थ्रोम्बोकाइनेस, या फिर हम उसको थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कह देते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये सब एक ही के नाम है, फैक्टर एक्स कह देते हैं, स्टुअर्ट फैक्टर कह देते हैं, थ्रोम्बोकाइनेस कह देते हैं, ठीक है? तो इंजर्ड टिश्यू क्या करेगा? ये इस चीज को रिलीज करेगा। अब इंजर्ड टिश्यू ये तो ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन ये है, ये क्या करेगा? प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर एक्ट करेगा। किसके ऊपर? प्रोथ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर ये जब एक्ट करेगा तो प्रोथ्रोम्बिन को ये किसमें कन्वर्ट कर देगा? थ्रोम्बिन में। इसमें प्रोथ्रोम्बिन को ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। फिर थ्रोम्बिन जो है वो किसके ऊपर एक्ट करेगी? फिब्रिनोजन के ऊपर एक्ट करेगी। और उसमें क्या कर लेगी? फिब्रिन बना लेगी। क्या बना लेगी? फिब्रिन। ठीक है बच्चे? सो ये हमारे पास क्या होता है? सॉल्युबल होता है। ये क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। फिर ये फिब्रिन क्या? ये जो हमारे पास होता है किसकी? कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में होता है। किसकी? ये रिएक्शन जो होता है कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में हमारे पास होता है। पूछ लेते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग के टाइम कौन से आयंस की जरूरत पड़ती है? सो ब्लड क्लॉटिंग के टाइम हमारे पास कौन से आयंस है बच्चे? दैट इज कैल्शियम आयंस आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोएगुलेशन। ठीक है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को हम क्या कहते हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज नोन एज कोएगुलेशन भी कहते हैं इसे। ठीक है बच्चे? तो ये फिब्रिन जो है ये क्या बना लेगा? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, या फिर से हम मैश भी कह देते हैं, जो कि क्या करता है? ट्रैक कर लेता है, और ट्रैक कर लेगा तो वहां पर बाद में क्या बन जाएगा? फिर क्लॉट बन जाएगा। ठीक है बच्चे? इंजर्ड टिश्यू ने क्या किया? फैक्टर एक्स को रिलीज किया, या थ्रोम्बोकाइनेस या थ्रोम्बोप्लास्टिन। वो प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर एक्ट करेगी, प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा? उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। थ्रोम्बिन जो है फिब्रिनोजन के ऊपर एक्ट करेगी और वो उसे फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है? फिब्रिनोजन सॉल्युबल होता है और फिब्रिन इनसॉल्युबल होता है। क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं कि ब्लड व्हाट इज सीरम? सीरम क्या होती है? सीरम क्या होती है बच्चे? ब्लड प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन। ब्लड में से हम फिब्रिनोजन को निकाल लेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज सीरम। ठीक है बच्चे? फिर इसके बाद हमारे पास जो आते हैं दैट इज WBCs। क्या आते हैं? WBCs। अब WBCs मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या है? WBC मीन्स व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, या फिर इनको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। टेक्निकल टर्म क्या है? ल्यूकोसाइट्स। कलरलेस होते हैं। ठीक है बच्चे? अब WBCs को अगर देखा जाए तो WBC की जो शेप होती है वो कैसी होती है? एमीबॉइड। कैसी होती है? एमीबॉइड शेप होती है, एमीबा की शेप में, राइट? इनकी प्रोडक्शन कहां पे होती है? रेड बोन मैरो में। फिर स्प्लीन,
फिर हमारे पेयर पैचेस, पेयर पैचेस बेटा स्किन में जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर टॉन्सिल्स, यहां पर हमारे क्या होती है, ल्यूकोसाइट की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। इनकी लाइफ अगर देखी जाए तो वेरिएबल लगभग हम कह सकते हैं 1 वीक, कितनी है, 1 वीक इनकी लाइफ होती है। ठीक है, अब जो हमारे पास WBCs होते हैं इसको हम कैटेगराइज कर देते हैं फर्दर 2 कैटेगरी में। देखा जाए तो WBCs कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज, ग्रेन्युलर साइट और एग्रेन्युलर साइट। granulocytes and agranulocytes। इसका मतलब क्या है, ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब क्या है, जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो दानेदार होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। और जिसमें नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एग्रेन्युलोसाइट्स कह देते हैं। ठीक है, अब ग्रेन्युलोसाइट्स को हम 3 कैटेगरी जो हमारे पास आता है 3 में डिवाइड कर देते हैं। याद रखना WBCs को या कैसे रखोगे, बेनलैम, बेनलैम। ये हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स हैं और ये हमारे पास एग्रेन्युलोसाइट्स हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट में हमारे पास कौन से देखिए, बेसोफिल्स, ठीक है, देन एसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। हमारे पास 3 किस्म के हो गए, बेसोफिल, एसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये 3 कैटेगरी हो गई। अब इसमें क्वेश्चन याद रखना बच्चे, लोग पूछ लेते हैं, सीक्वेंस में याद रखना, BEN 1 2 3। न्यूक्लियस में जो हमारे पास लोब होती है, बेसोफिल में 1 ही लोब होती है, एसिनोफिल में 2 होती है, न्यूट्रोफिल में 3 लोब होती है। फिर अगर डाई से देखा जाए, स्टेन करना है, डाई से अगर स्टेन करेंगे, बेसोफिल तो बेसिक डाई से होंगे, किससे, बेसिक डाई। ठीक है, बेसिक डाई कौन सी है, मिथिलीन ब्लू। इसमें से इसको स्टेन करके हम देख सकते हैं। एसिनोफिल्स जो है ये एसिडिक डाई से होती है, ठीक है, और उसका नाम इयोसिन है। और न्यूट्रोफिल जो होता है ये न्यूट्रल होता है, इसके अंदर किसी की जरूरत नहीं होती है, हम इसको सिंपल देख सकते हैं। तो बेसोफिल, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, राइट। अब जो हमारे पास सबसे ज्यादा अमाउंट में जो पाए जाते हैं वो 60 to 65% जो होते हैं हमारे पास, वो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं WBCs में। ठीक है बच्चे, फिर ग्रेन्युलोसाइट्स भी ले लेते हैं यहीं पे, एग्रेन्युलोसाइट्स। एग्रेन्युलोसाइट्स हमारे पास 2 कैटेगरी में आ जाते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स और हमारे पास लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, क्या लिम्फोसाइट फर्दर 2 टाइप में हो जाते हैं, T और B। T लिम्फोसाइट जो होता है तो हमारे थाइमस में बनते हैं, कहां बनते हैं, थाइमस के अंदर। और B लिम्फोसाइट्स जो होते हैं हमारे बोन मैरो में बनते हैं। ठीक है, अब इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं कि इनका काम क्या है। बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में इनमें काम क्या है, याद रखना। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स का काम क्या है, यहां लिख देते हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, इंगल्फिंग ऑफ द फॉरेन पार्टिकल। जो कोई बाहर से आ रहा है उसको खत्म करना है, उसका काम कौन करेगा, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स करेंगे। ठीक है बच्चे, ये किसका काम है हमारा, इनका।
फिर बेसोफिल जो होता है, बेसोफिल क्या करता है, ये हमारे पास कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, ठीक है, जैसे कि हैपरन, ठीक है जी, क्या करता है, हैपरन, हिस्टामीन और सेरोटोनिन। हिस्टामीन क्या करता है, एलर्जी कॉज करवाता है, हैपरिन एंटीकोएगुलेंट है, ब्लड को जमने से रोकता है, और सेरोटोनिन क्या करता है, ये वैसो कंस्ट्रक्शन कराता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनको क्या नैरो कर देता है, ठीक है। कौन, लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ये एंटीबॉडी बनाते हैं, और एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन सीक्रेटेड बाय द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस। एंटीबॉडी क्या है, प्रोटीन सीक्रेटेड बाय बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास क्या है, एंटीबॉडी होती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो आता है दैट इज एसिनोफिल्स, क्या है, एसिनोफिल्स। तो एसिनोफिल्स जो होता है ये क्या करता है, जो हमारे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है बच्चे। सो एसिनोफिल्स जो होते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एसिनोफिल्स जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है बच्चे। ये जो ब्लड क्लॉट होता है उसको डिसॉल्व करने के लिए भी काम आते हैं, टू डिसॉल्व द ब्लड क्लॉट। किसका काम है, एसिनोफिल्स का, ठीक है बच्चे। और जब भी हमारी कोई एलर्जी होती है तो उस टाइम एसिनोफिल्स की सिक्रीशन बढ़ जाती है ड्यूरिंग एलर्जी, ठीक है। तो बेसोफिल्स को आप कह सकते हो कि हमारे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के लिए भी काम आते हैं। इसमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हमने सबने महसूस किया है कि जब कहीं पर सूजन आ जाती है, लाल लाल रेडनेस आ जाती है, उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे WBCs की जो है प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। कभी भी देखा होगा कि जब फीवर होता है तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, राइट। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि WBCs की प्रोडक्शन जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है बच्चे। सो ये हमारे पास क्या हो गया, बेसोफिल, एसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, इनके काम हो गए, इनकी लोब्स हो गई। फिर लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, इन सबके काम हो गए। WBCs को हम किस नाम से जानते हैं बच्चे, इनको फाइटर ऑफ द बॉडी कहा जाता है, ठीक है, स्क्वेंजर्स कहा जाता है और बिल्डर भी कहा जाता है। फाइटर ऑफ द बॉडी क्यों, क्योंकि एंटीबॉडीज बनाते हैं डिजीज से लड़ने के लिए। स्क्वेंजर्स क्यों, क्योंकि जो आपके पास जो डेड मटेरियल्स को साफ करते हैं। बिल्डर जो स्कार वगैरह होता है, कहीं चोट लग गया, निशान रहता है, उसको रीहील करने के लिए काम आते हैं, इसलिए इसको हम बिल्डर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिल्डर्स। अब हमारे जो इसकी कंटेंट होती है वो कितनी होती है WBCs की, दैट इज 5000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। ये इतने हमारे पास क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ठीक है बच्चे। सो WBCs हो गए हमारे पास, RBCs हो गए, फिर हमारे क्या हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, इनके हमने फंक्शन देख लिए। फिर ठीक है बच्चे, तो ये देख लो, एक और नोट डाउन कर लो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो बच्चे एक क्वेश्चन दे देते हैं कि जैसे WBCs के ऊपर ही काम करता है। एक तो हमारे पास फैगोसाइटोसिस है जो मैंने आपको बताया, दूसरी टर्मिनोलॉजी जो आ जाती है वो होती है डायपेडेसिस, आ जाती है डायपेडेसिस। अब डायपेडेसिस क्या होता है, स्क्वीजिंग आउट ऑफ द WBCs फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इज नोन एज
डायपेडेसिस। ठीक है, डायपेडेसिस। ठीक है, सो डायपेडेसिस क्या है बेटा? डायपेडेसिस इज द squeezing out of WBCs from the blood vessel। ब्लड वेसल में से हमारे WBC का बाहर आना, तो पहले क्या होगा? डायपेडेसिस होगा और फिर क्या होगा? फैगोसाइटोसिस। ये पूछ लेते हैं पहले क्या होगा, तो डायपेडेसिस होगा और फिर फैगोसाइटोसिस होगा। डायपेडेसिस में क्या होगा? हमारे WBC बाहर आएंगे और फिर WBC बाहर आके स्पेसिफिकली जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं और मोनोसाइट्स, फिर वो क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करेंगे, उसको इंगल्फ कर लेंगे और खत्म कर देते हैं। ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर आपके पास ऐसे सिंपल सा ये दे दिया और इसके अंदर आपको क्या दे देते हैं? ब्लड वेसल्स इस किस्म। फिर डायग्राम बना देंगे, इसको बाहर निकलता हुआ दिखा देंगे। तो जब बाहर निकल रहा था वो क्या है? डायपेडेसिस है। क्या है? तो डायग्राम में पूछ लेते हैं क्या दिखा रहा है? पहले क्या होगा? डायपेडेसिस होगा और फिर क्या होगा? फैगोसाइटोसिस होगा। ठीक है बच्चे, इज इट ओके? नाउ कमिंग टुवर्ड्स द जो हमारे पास फंक्शंस हैं ब्लड के, फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड क्या क्या काम करता है? ब्लड को रिवर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिवर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ठीक है जी, अब इसके अंदर देखिए क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, खाने को लेके जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये है, इसका ट्रांसपोर्ट जो होता है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है और हीमोग्लोबिन के साथ भी कंबाइन कर जाता है, ब्लड के साथ भी करता है। तो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन करती है तो क्या बनाती है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ऑक्सीजन लेके जाना। अब हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन और of hemoglobin carries 4 molecule of oxygen। ठीक है बच्चे, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो हमारे वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर लेके जाने के लिए भी मदद करता है। मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है बच्चे, देन ब्लड क्लॉटिंग, जो हमारे पास खून जमता है, प्लेटलेट्स तब आते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, फिर आपको थोड़ी देर पहले बताया था बिल्डर्स, स्पाइंजर्स और क्या होते हैं वो? फाइटर्स। तो वो भी उनका काम। ठीक है बच्चे, तो डिजीज से लड़ने में मदद करते हैं हमें। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, फूड का हो गया, फिर नेसेसरी जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट में भी ये मदद करते हैं। ठीक है, इज इट ओके? फिर हमारे पीएच को भी मेंटेन करके रखते हैं। इट मेंटेन्स
पीएच जो हमारी प्लाज्मा होती है वो पीएच को भी हमारी मेंटेन करके रखती है बॉडी को। इट इज अ बफर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे। सो ये हमारे क्या हो गए फंक्शंस ऑफ ब्लड हो गए। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा कि कभी भी एक बंद कमरे में हमें अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए। वाई? क्योंकि वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण क्या हो सकता है? अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और सफोकेशन के कारण इंसान की डेथ हो सकती है। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये क्या बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या बनाएगा? ठीक है। अब जैसे बच्चे हमारे आरबीसी की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही थी, उसमें क्या कह रहे थे? पॉलीथिलीन। ऐसे ही हमारे पास अगर ल्यूकीमिया हो जाता है, डब्ल्यूबीसीज की ओवर प्रोडक्शन होती है। जब डब्ल्यूबीसीज की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, जिसको हम ब्लड कैंसर भी कह देते हैं। ठीक है। और अगर कम हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया कहते हैं। ठीक है बच्चे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है। ठीक है। फिर ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी? कौन से ब्लड ग्रुप है? राइट। तो देखो बच्चे, ब्लड ग्रुप्स, तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं हमारे पास जो है कितने होते हैं? ए बी एंड ओ। ये ऑलरेडी मैंने आपको जेनेटिक्स वाली वीडियो में भी बताया था कि हमारे ब्लड ग्रुपिंग जो जीन्स कैसे होते हैं उसके हिसाब से। ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है बच्चे। अब हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है वो कौन से हैं? ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी। ठीक है। एंटीजन ए एंटीबॉडी बी के अंदर एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगी। ए बी के अंदर एंटीजन ए बी होगा, एंटीबॉडी नहीं होगी। जबकि ओ के अंदर क्या होगा? एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडी ए बी होगा। ए बी इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, मतलब वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी। क्यों? इसमें एंटीबॉडी नहीं। ओ इज यूनिवर्सल डोनर। ओ इज यूनिवर्सल डोनर क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? ओ से ले सकता है, और वो दे सबको सकता है। ओ को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए को भी दे सकता है। सो ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं हमारे पास ए बी और ओ है, और ये किसके हिसाब से होते हैं? हमारे एंटीजन और एंटीबॉडीज के हिसाब से होते हैं। ठीक है। इज इट ओके? फिर इसके अलावा हमारे पास जो ब्लड ग्रुप में फैक्टर आता है, इसे हम कहते हैं आरएच फैक्टर। आरएच जो है कहां से आया था? रियसस मंकी जो था वहां से इसको पिया गया था। 80% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो आरएच पॉजिटिव होती है और 20% जो होती है वो आरएच नेगेटिव होती है। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, मतलब खून आपको एक से इंसान से लेकर दूसरे इंसान को खून चढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे? आप उसका ब्लड ग्रुप भी चेक करेंगे और आरएच फैक्टर भी चेक करेंगे। पॉजिटिव आरएच पॉजिटिव कैन नॉट गिव ब्लड टू आरएच नेगेटिव, वो ब्लड नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो एंटीबॉडीज बना लेता है, और एंटीबॉडीज बना लेगा तो वो क्या करता है? फीटल जो हमारे पास जो है डेडली हो सकता है। अब इसका एग्जांपल है, प्रेगनेंसी के टाइम होता है।
अगर एक लेडी है पॉजिटिव और उसको जो है नेगेटिव ब्लड चढ़ा दिया राइट, तो क्या होगा, सपोज क्या करेगा वो एंटीबॉडीज बना लेगा। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो दिक्कत नहीं होती है, बट जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होती है तो एंटीबॉडीज पहले बन जाते हैं, दोबारा आएगा तो वो क्या करेगा, पहले से एंटीबॉडी बनी तो रिजेक्ट कर देता है, उसके कारण एरिथ्रोब्लास्टोसिस हो जाता है। ठीक है जी, जो आरबीसीज की सीवियर कमी हो जाती है, इसको हम सीवियर एनीमिया भी कह सकते हैं। बट जो फीटस होता है उसके अंदर क्या खून की कमी हो जाती है। ठीक है बच्चे, तो हमेशा जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो उसके अंदर क्या करते हैं, टेस्ट किया जाता है, ब्लड ग्रुप का भी किया जाता है और जो हमारे पास आरएस फैक्टर होता है उसको भी कंसीडर करते हैं। ठीक है बच्चे, इज इट ओके। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको डायग्रामेटिक बेस देते हैं कि जैसे आपको एक सर्कल दे देंगे, ठीक है, और उसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स दे देंगे जो हमारे ब्लड सेल्स हैं। तो देखिए ये विदाउट न्यूक्लियस है हमारे आरबीसी हो जाएंगे, ये लोब स्ट्रक्चर है हमारे डब्ल्यूबीसी हो जाएंगे, और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सबसे छोटे प्लेटलेट्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, ये ब्लड के स्मेयर में हम ऑब्जेक्ट जो टेस्ट आता है उसमें देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका, जो हमारा हार्ट है और बाकी चीजें हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।